नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर बैतूल और हम लोग सितंबर 2026 सीबीसीटी एग्जाम के लिए ये सीरीज पढ़ रहे हैं। इस सीरीज में 30 डेज 30 क्लासेस हमारे पास में है। आज हमारे पास में इस सीरीज का है 3rd नंबर का वीडियो है। ये 3rd नंबर की क्लास आज हमारे होने वाली है। इसके पहले की जो 2 क्लास है उसकी लिंक मिलेगी आपको आई बटन में, और बाकी जो लिंक्स है चाहे एप्लीकेशन की हो या सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इसके सबकी लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बहुत जल्दी से। आज का पहला प्रश्न है, डेटा को कंप्यूटर में एंटर करने से पहले कलेक्ट करने की प्रोसेस। जब भी हम डेटा को कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं, एंटर करना है हमको ना, मतलब कंप्यूटर में डेटा को हमको डालना है, तो डालने के पहले उसकी जो कलेक्शन वाली है, उसको कलेक्ट करने वाली जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, ये प्रश्न है। हमारे को बोल रहा है कि इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग कहलाएगी, बैच प्रोसेसिंग कहलाएगी, मल्टी प्रोसेसिंग या अनुक्रम प्रोसेसिंग कहलाएगी। देखिए, जब भी हमको कंप्यूटर में इनपुट देना है, मतलब यहाँ पर एंटर हमको डेटा उसमें देना है और हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, और कलेक्ट करने के बाद में फिर उसको एक साथ हम दे देंगे। तो याद रखना कि जब भी हम कलेक्ट करते हैं, निर्देशों को कलेक्ट करते हैं या डेटा को कलेक्ट करके और फिर एक साथ हम जब कंप्यूटर को देते हैं, तो एक साथ देना हमने क्या किया, हमने अलग अलग जो सेक्शंस थे, अलग अलग जो कमांड थी, अलग अलग जो डेटा था, उसका हमने एक बैच बनाया और वो पूरा का पूरा कंप्यूटर को दे दिया। तो कंप्यूटर बारी बारी से उसकी प्रोसेस करेगा, हमको वहां पर खड़े नहीं रहना है और प्रोसेस के लिए हमको वेट भी नहीं करना है। जैसे पहली प्रोसेस होगी वैसी दूसरी प्रोसेस की कमांड उसको अपने आप मिल जाती है। तो वो जो कहलाता है हमारे पास में क्या कहलाएगा, बैच प्रोसेसिंग कहलाती है, याद रखना। ठीक है, अलग अलग जितने भी निर्देश थे सबको एक साथ कलेक्ट किया और उसके बाद एक साथ कंप्यूटर को दे दिया जाता है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि हमारे पे जो एप्लीकेशन पे जो कोर्सेस है उसमें 2 कोर्सेस हमारे पास में है। एक तो ये फुल कोर्स है जिसको अभी हम 15 अगस्त के बाद इस पे एडमिशन लेना हम लोग बंद करने वाले हैं, है ना। फिर समय कम रहेगा, फिर हम उसमें एडमिशन नहीं लेंगे। अभी हमने इस पे फुल कोर्स पे 250 का फ्लैट डिस्काउंट डाल दिया है। तो अभी जिनको लेना हो इस वीक में तो जाके इस कोर्स को ले सकते हैं। इसमें हमने कंप्यूटर को डिटेल में पढ़ा हुआ है, इसमें मैथ भी आपको मिलने वाली है, रीजनिंग भी आपको मिलने वाली है, साथ में इसमें आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं सारे के सारे, विद लाइव क्लासेस भी है इसमें, और टाइपिंग का जो प्रीमियम पैकेज है वो भी इसके साथ सब्सक्रिप्शन तक के फ्री मिलने वाला है। तो उसको आप चाहे तो वहां से ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा 15 अगस्त के बाद इसमें एडमिशन हम लोग नहीं लेंगे, समय कम बचेगा तो फिर हम नहीं लेने। यहाँ पर मॉक टेस्ट है, अगर किसी को सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए, अच्छा थोड़ा सा अंतर समझ जाइए यहाँ पर कि जो फुल क्लास है, फुल क्लास उन लोगों को लेनी चाहिए जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, अच्छे से पढ़ के देना है। टाइपिंग उन लोगों की पहले कंप्लीट हो चुकी है, तो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या उनका 2-2, 3-3 नंबर से पेपर रुक रहा है, उसके लिए होती है फुल क्लास, ताकि डिटेल में पढ़ ले एक बार, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाले हैं। मॉक टेस्ट है यहाँ पर, तो इसमें सिर्फ मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं 60 है, पर यहाँ पर आपको 75 एग्जाम तक के मिलने वाले हैं। और ये उन लोगों के लिए होता है जिनकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट डन है। अब वो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखना चाहते हैं, कैसे टाइम मैनेज कर पाएंगे और कैसे बहुत सारे क्वेश्चन याद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, उसके लिए ये रहता है। इसमें भी हम लोगों ने टाइपिंग का जो प्रीमियम प्लान है वो इसके साथ में फ्री रखा हुआ है। तो इस पे ये कोर्स अगर लेते हैं तो इसके सब्सक्रिप्शन डेट तक के आपको वेबसाइट पर हमारे पास टाइपिंग भी फ्री मिलने वाली है, जब तक आपका सब्सक्रिप्शन रहता है तब तक के लिए। ठीक है, तो ये आप वहां से जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ टाइपिंग के लिए बता दूं आपको, हमारी वेबसाइट पे हम लोगों ने बेसिक से, मतलब शुरुआत से अगर कोई टाइपिंग सीखना चाहता है तो उसके लिए भी हमने 6 महीने का कोर्स वहाँ पे रखा हुआ है। इसके अलावा अगर अभी जो टाइपिंग की प्रैक्टिस करना चाहता है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग की प्रैक्टिस करना है अभी एग्जाम के लिए रिसेंटली, तो उसमें हमने 99 रुपए का प्रीमियम प्लान हमारे पास में है, जिसकी वैलिडिटी होने वाली है 3 मंथ की। इसकी वैलिडिटी 3 मंथ की होने वाली है। साथ में इसमें आप लोगों को 50 हिंदी के और 50 इंग्लिश के टाइपिंग के प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, तो वो आप ये चाहे तो ये भी ले सकते हैं, है ना। ये मिलेगी आपको वेबसाइट पर। वेबसाइट आपको जाना है www.rajcomputerbaitul.com, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाने वाली है। MS Excel 365 में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है, इंपॉर्टेंट कमांड है। और याद रखना, चाहे 365 हो या MS Excel का कोई भी वर्जन हो, इसमें इसका आंसर जैसा का वैसा लगने वाला है। यहाँ पर इस तरीके के नंबर देखकर कंफ्यूज नहीं होना कि 2019 है या 21 या 24। हमारे पास में है MS Excel की फॉर्मेट सेल। इसके बारे में आपको बता दूं मैं कि हमारे पास में जो फॉर्मेट सेल कमांड होती है MS Excel में,
ये बहुत पावरफुल कमांड होती है। एक्सेल के फॉर्मेटिंग के सारे टूल्स हमको यही मिल जाते हैं। इसको ओपन करने के लिए हम लोग प्रेस करते हैं Ctrl+1। Ctrl+1 से हम लोग फॉर्मेट सेल जो है उसको हम ओपन कर लेते हैं, याद रखिएगा। ठीक, तो Ctrl+1 कमांड एग्जाम में बार बार पूछता है, इसको आप याद रखिएगा। अगला हमारे पास में MS Excel 365 में खालिस्तान का उपयोग किसी सेल के नाम के आधार पर उसे एक निश्चित रंग में हाईलाइट करना है। निश्चित रंग में मतलब कलर कौन डिसाइड करने वाला है? हम लोग डिसाइड करेंगे। कोई डेटा या टेक्स्ट है और हमारे अकॉर्डिंग कलर के अंतर्गत उस सेल को हम लोग सेट कर पाए, कलर कर पाए, तो वहां पर हम कौन से ऑप्शन का यूज करने वाले हैं? हमको बोल रहा है फॉर्मेट, पिवोट टेबल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग या ऑटोफिल। देखिए यहाँ पर फॉर्मेट है। फॉर्मेट इन द मीन्स अगर हम वर्ड और एक्सेल में बात करें फॉर्मेट की, तो वहाँ पर हम कलर करते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट चेंज करते हैं, है ना, ये सारी चीजें, या हम उस पर इफेक्ट देते हैं, ये सारा कुछ फॉर्मेट के अंतर्गत आता है। पिवोट टेबल की अगर बात करें तो हमारे पास MS एक्सेल में सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होता है पिवोट टेबल और पिवोट चार्ट। तो ये एडवांस एक्सेल का बेसिकली भाग होता है और इसमें हमको बहुत ज़्यादा ऐसे टूल्स मिलते हैं जो बहुत बड़े डेटा को समराइज करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और बड़ी आसानी से उसके बाद कर पाते हैं। यहाँ पर अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ऑटोफिल है। ऑटोफिल तो MS एक्सेल आपने थोड़ा भी यूज़ किया होगा। अगर कोई नाम अपने ऊपर लिखा हुआ है, नीचे वैसा का वैसा नाम लिखते तो अपने आप वो सेलेक्ट होके आ जाता है ना। फिर आप टैब लगाओ, अगली सेल में चले जाते हैं, तो अपने आप ऑटो फिल कर देता है। यहाँ पर हमारे को प्रश्न के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? कंडीशनल और फॉर्मेटिंग। क्योंकि आप फॉर्मेटिंग के लिए मैंने आपको बताया है कि कलर वलर जो भी हम सेट करते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। हमको यहाँ क्या बोल रहा है? किसी सेल के मान में एक निश्चित बोल रहा है, तब वो कहा जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत। डिलीट डेटा डिस्क पर तब तक रहता है जब तक क्या नहीं किया जाए। देखिए जितनी भी हम फाइलें डिलीट करते हैं हमारे कंप्यूटर से, तो बेसिकली वैसे तो हम लोग कहते हैं कि डिलीट हुआ मतलब कि कंप्यूटर से हमेशा के लिए नष्ट हो गया। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसको रिकवर करने की जो प्रोसेस होती है बहुत लेंदी होती है, बहुत हेवी प्रोसेस होती है, उसके बाद डेटा रिकवर होता है। तो आमतौर पर हम यही बोलते हैं कि कंप्यूटर से डेटा डिलीट किया गया है मतलब वो नष्ट हो गया, लेकिन वास्तव में वो नष्ट होता है क्या? नहीं, वो उसी जगह पे होता है ना, पर उसको एक्सेस करने या उसका जो रेफरेंस होता है वो हट जाता है पूरी तरह से। अब वहां पे जो डेटा आपके पास में है फॉर्मेट कर दिया, उसमें नए ट्रैक और सेक्टर आपने बना लिए है, उसके बाद उसमें जब नया डेटा आता है तो वो उसको रिप्लेस कर देता है ना। फिर हम वो पुराने डेटा को रिकवर करना अब और ज़्यादा कठिन हो चुका है। तो याद रखिएगा जब भी आपने जस्ट फॉर्मेट किया है और डेटा आपका काम का है तो वो रिकवर होना संभव है ना, लेकिन सामान्य स्थिति में होगा क्या? नहीं। तो कब तक के बना रहता है? तो मैंने बताया कि डिलीट हम करेंगे या हम फॉर्मेट करते तो डाटा उसमें रहता है, लेकिन कब तक के रहता है? देखिए हमको बोल रहा है डेटा जब तक के ओवरराइट ना किया जाए, है ना, डिस्क को स्कैन ना किया जाए, रिसाइकल बिन एम्प्टी ना किया जाए, या फाइल कंप्रेशन यूनिट यूज ना हो। तो देखिए जब उसके ऊपर डाटा रहेगा, हमारे पास ट्रैक और सेक्टर होते हैं और हर एक ट्रैक में क्या होता है? हमारे पास में डेटा होता है। फॉर्मेट कर दिया, डिलीट कर दिया, उसकी जगह तो हट गई, लेकिन स्पेसिफिक स्पेस वहां पर बना हुआ है, वहां पे वो डेटा रहता है, लेकिन नीचे की तरफ, क्योंकि नए ऊपर नए ट्रैक और सेक्टर बन गए। तो जब तक कि हम उस डेटा के ऊपर कोई नया डेटा नहीं डाल देते, मतलब क्या होगा? डेटा ओवरराइट जब तक कि हम नहीं करेंगे तब तक कि वो फाइल हम रिकवर करके ला सकते हैं, वो फाइल कंप्यूटर के डिस्क में रहती है। ठीक है, तो ओवर राइटिंग वर्ड याद रखना, जब तक ओवर राइटिंग नहीं करेंगे हम उसको ला सकते हैं, डेटा सुरक्षित रहता है। MS वर्ड में गटर पोजीशन किन पोजीशन में सेट की जाती है? देखिए गटर पोजीशन या गटर मार्जिन की हम लोग बात करें, बेसिकली आप लोगों ने बुक्स देखी होगी, तो कोई भी बुक खुलती है इस तरह से या फिर ऊपर की तरफ खुलती है, तो या तो वो लेफ्ट साइड ओपन होगी या टॉप साइड, लेफ्ट साइड या टॉप मतलब ऊपर की तरफ खुलती है। दो ही तरीके से हम लोगों ने बाइंडिंग देखी है। अच्छा, बाइंडिंग के क्वेश्चन भी आते हैं। हमारी बुक्स या नोट्स जो हम लोग हमारे पास होते हैं उसमें हम स्पाइरल बाइंडिंग करते हैं या बुक बाइंडिंग करते हैं, दो ही तरह की बाइंडिंग हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें गटर पोजीशन किन पोजीशन से सेट होती है, हमको बोल रहा है लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट होती है क्या? नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया लेफ्ट साइड खुलेगी या ऊपर की तरफ खुलेगी। लेफ्ट और टॉप, तो हाँ लेफ्ट और टॉप जो है ये सही आंसर होगा। लेफ्ट और बॉटम नहीं होगा और लेफ्ट ओनली भी नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी बुक हम लोग बाइंड कर लेते हैं और ऊपर की तरफ भी बाइंड करते हैं, इसलिए क्या जाएगा? लेफ्ट और टॉप दोनों के दोनों कैसे होने वाले हैं? सही होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है
स्टूडेंट डेटाबेस में प्राइमरी की का अच्छा एग्जाम्पल क्या है? प्राइमरी की बात कर रहा है। डेटाबेस का क्वेश्चन है, याद रखना, अच्छी यूनिट है, इसमें से क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं। और जहां तक इन क्वेश्चंस की हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी और थोड़े से हार्ड भी हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे प्राइमरी की के लिए बोल रहा है। प्राइमरी की बेसिकली क्या होती है कि हमारे पास जब भी कोई टेबल होगा, इस तरीके से हम टेबल बनाते हैं, तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्या होती है, अलग अलग फील्ड्स होती है, चाहे वो नंबर की हो या फिर नेम की हो या एड्रेस की हो, या इस तरीके से अलग अलग होती है। तो ये जब फील्ड ऊपर होती है हमारे पास में, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी कीज बोलते हैं। याद रखना। दूसरी चीज, अब हमसे बोल रहा है कि स्टूडेंट डेटाबेस में, ये डेटाबेस किसका है, स्टूडेंट का है, इसमें प्राइमरी की का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा होगा। यहाँ उसने हमको ऑप्शन दिए हैं। अगर किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपके पास में है, स्टूडेंट का डेटाबेस आपके पास में है, तो सबसे अच्छी प्राइमरी की क्या होगी। प्राइमरी की आपको बता दें कि एक यूनिक होती है प्राइमरी की, और वो पहली चीज यूनिक होगी, दूसरी नल नहीं होती, खाली नहीं होगी कभी भी, और यूनिक होगी। मतलब उसके आधार पर हम किसी भी डेटाबेस में किसी भी रिकॉर्ड को ढूंढ सकते हैं। तो कैसी होगी, यूनिक होगी, याद रखना। अब यहाँ पे हमारे को बोल रहा है फोन नंबर, नेम, एड्रेस और रोल नंबर। तो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड में, तो हम लोग स्टूडेंट रहे, आप और मैं, हम सभी लोग स्टूडेंट ही रहे, कभी ना कभी स्टूडेंट रहे या आगे जैसे भी रहते हैं। तो स्टूडेंट का हम लोग की जो मेन पहचान होती है कहीं पर भी, वो किससे होती है, वो होती है हमारे रोल नंबर से। एक यूनिक पहचान जब निकल के आती है, किससे निकलेगी, रोल नंबर से। नाम बहुत बार एक जैसे हो जाते हैं, है ना। मोबाइल नंबर अगर एक ही फैमिली के हो तो वो भी कई बार डल जाते हैं वही रिकॉर्ड में। इसके अलावा एड्रेस भी एक जैसे हो सकते हैं। तो कौन सा यूनिक पहचान हमको मिलती है, हमको यूनिक पहचान मिलती है हमारे रोल नंबर से। तो याद रखना, डेटाबेस अगर स्टूडेंट का बना होगा, वह प्राइमरी की मतलब यूनिक पहचान के रूप में क्या मिलने वाला है, हमको मिलेगा उसका रोल नंबर मिलेगा, ये याद रखना है। एक्सेल में न्यूमेरिक वैल्यू को लेबल वैल्यू की तरह ट्रीट करने के लिए वैल्यू किससे शुरू होती है, प्रश्न को समझिएगा पहले। हाँ, हमसे क्या बोल रहा है, एमएस एक्सेल में न्यूमेरिक वैल्यू मतलब आपने क्या डाला है, आपने वहां पे डाला है मान लो 0 0 1 2 3, इस तरीके से नंबर आपने डाले हुए हैं, को लेबल वैल्यू की तरह ट्रीट करना है ना। लेबल वैल्यू की तरह ट्रीट करना है मतलब कि इसको एज अ टेक्स्ट, जैसा दिखे वो टेक्स्ट की तरह ट्रीट करे, नंबर की तरह ट्रीट ना करे। आपने डाले क्या है, इसमें नंबर ही है, पर उसको नंबर ना माने, क्या माने, उसको टेक्स्ट माने। तब हम किसका ऑप्शन, कौन से ऑप्शन का हम लोग यूज करने वाले हैं, ये हमसे पूछ रहा है। हमको बोल रहा है हम एपोस्ट्रोफी यूज कर लेंगे, हम हैज यूज कर लेंगे, हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज कर लेंगे, या एम्परसेंड यूज कर लेंगे। देखिए, जब भी ऐसा लिखना हो, अगर एक्सेल में ऐसा आपने लिखा भी है ना, आपने लिखा 0 0 1, और जैसे एंटर करोगे तो ये किससे बदल जाएगा, ये 1 2 3 में, सामने के डबल जीरो अपने आप हट जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसको न्यूमेरिक वैल्यू या नंबर वैल्यू मान लेता है। अगर आपको दिखाना है उसको कि नहीं सामने 0 0 है और इस तरीके से है, आप उसको टेक्स्ट की तरह दिखाना चाहते हो, तब हम क्या करते हैं कि जब हम लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो 0 0 1 2 3 इस तरह हम टाइप करेंगे, तो सामने हम क्या लगा देंगे, एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। पहले एपोस्ट्रोफी लगाए हम लोगों ने, उसके बाद हम नंबर टाइप करेंगे, तो इसको कैसे ट्रीट करने वाला है, वो एज अ नंबर की जगह एज अ टेक्स्ट यूज करेगा, है ना। तो हम लोग किसका यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, ये याद रखना। और ऐसा होता है या नहीं, ये आप करके देखना तो और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो याद रखना, सामने एपोस्ट्रोफी लगाओ और नंबर टाइप कर दो, वो वैसे के वैसे रहेंगे। और अगर आपने ऐसा टाइप किया बिना एपोस्ट्रोफी के, तो ये सामने के जीरो वहां से हट जाने वाले हैं, क्योंकि वो नंबर मान लेगा। डेटाबेस का कार्य क्या है, कोई भी डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस का क्वेश्चन है, डीबीएमएस के क्वेश्चन आते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। डेटाबेस क्या होता है, तो बेसिकली डेटाबेस में हम लोग, जैसे कि अभी हमारे पास स्टूडेंट रिकॉर्ड था, हमारे पास में स्टूडेंट का डेटाबेस था, तो किसी भी पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर, या आपके पास जो डेटा जितना कलेक्ट हो रहा है, उस सभी डेटा को क्या करने का है, पहले कलेक्ट करेगा और ऑर्गेनाइज करेगा, उसको कलेक्ट करेगा और अच्छे से व्यवस्थित करने के लिए हम लोग डेटाबेस का यूज करते हैं, है ना। जैसे जनगणना वाले आते हैं, सारा डेटा हमारे से कलेक्ट करके ले जाते हैं, और वहां पर क्या करेंगे, उसको व्यवस्थित करेंगे, प्रॉपर कॉलम टू कॉलम वो व्यवस्थित हो जाता है ना, या रो और कॉलम के बीच में व्यवस्थित हो जाता है बेसिकली। तो हमारे पास में डेटाबेस का मुख्य कार्य क्या है, हमको बोल रहा है सभी इनपुट डेटा की जांच करना उसका काम नहीं है।
सभी स्पेलिंग की जांच करना, स्पेलिंग की जांच करना इसका काम नहीं है। वो किसका है? वो है हमारे पास F7 जो शॉर्टकट की होती है, वर्ड एक्सेल में चलाते हैं हम लोग। इनपुट डेटा को कलेक्ट और ऑर्गेनाइज करना, हाँ ये इसका आंसर हो जाएगा कि जो भी डाटा उसको दिया जा रहा है उसको कलेक्ट करेगा और ऑर्गेनाइज मतलब व्यवस्थित ढंग से उसको अरेंज कर देगा ताकि आपको डेटा ढूंढने में परेशानी ना हो, है ना। हमारे डेटा में मेन समस्या क्या आती है, कैसे ढूंढे भैया, तो यहाँ पर सब अरेंज रहता है। कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंटिंग नहीं कर सकता? हमारे पास अलग अलग प्रकार के प्रिंटर यहाँ पे दिए हैं, और कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो ग्राफिक्स प्रिंटिंग नहीं करता? ग्राफिक्स बेसिकली क्या है? चित्र होंगे, रेखा चित्र होंगे, इसको प्रिंट करने में सक्षम नहीं है, पूछ रहा है, सक्षम नहीं है। हमारे पास में इंकजेट प्रिंटर है जो कि कलर प्रिंटिंग निकालता है, हमको पता है ना। उसमें कार्टेज भी आता है, टैंक प्रिंटर भी आता है, तो उसको प्रिंट, उससे तो हम ग्राफिक्स प्रिंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। चित्र या आकृति हमको सेव वगैरह प्रिंट करने हैं। फिर हमारे पास डेजी व्हील है, लेजर प्रिंटर है और डीएमपी है। तो अगर मैं यहाँ पर लेजर प्रिंटर की बात करूँ तो लेजर प्रिंटर से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफिक्स वगैरह बड़ी आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। ये कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों माध्यम में आता है, तो इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। अब बचा हमारे पास डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आएगा थोड़ा सा कंफ्यूजन, क्यों? क्योंकि हमारे पास इंकजेट और लेजर ये दोनों तो हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो गए, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर तो ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए बड़े आसान हो जाते हैं। अब यहाँ पे डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक प्रिंटर, ये दोनों के दोनों हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर है, रिबन का प्रयोग करके प्रिंट करते हैं, है ना। इसका सबसे ज्यादा प्रयोग बिल प्रिंटिंग में किया जाता है। और डेजी व्हील प्रिंटर कैसा होता है? एज अ टाइपराइटर की तरह होता है। अब ग्राफिक्स से आकृति हमको प्रिंट करनी है, तो आपको बता दूं, हम डॉटमेटिक प्रिंटर जो होता है डीएमपी, इसमें हम प्रिंटिंग कर सकते हैं, है ना। ग्राफिक्स की प्रिंटिंग अगर करनी होगी, वो भले चाहे कैसी आए, अच्छी नहीं आएगी, पर हम प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन डेजी व्हील प्रिंटर में हम लोग नहीं कर सकते। डेजी व्हील इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा। डेजी व्हील प्रिंटर में हम ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं प्रिंट कर सकते भाई? डेजी व्हील प्रिंटर के लिए मैंने आपको बताया है कि बिल्कुल टाइपराइटर की तरह होता है, जैसे टाइपिंग मशीन थी ना, उसके जैसे होता है। तो उसमें कोई भी आकृति या शेप बनाने के लिए हमारे पास ऑप्शन नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ हम लेटर प्रिंट कर सकते हैं, लेटर ही टाइप कर सकते हैं, बस, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो याद रखना ये। एमएस एक्सेल में रो डेटा को कॉलम में या कॉलम डेटा को रो में बदलने के लिए कौन सा फॉर्मूला फंक्शन यूज होता है? देखिए, हमारे पास जो डेटा होगा किसमें? रो में। तो रो और कॉलम हमको पता ही है कि इस तरीके से हमारे पास में क्या होते हैं, ऐसे कॉलम बन गए आपके, और ऐसे हमारे पास में रो होती है। तो अगर आपका डेटा किसमें है, कॉलम वाइज रखा हुआ है, उसको आपको रो में बदलना है, या फिर रो वाइज डाटा रखा हुआ है, उसको आपको कॉलम में बदलना है। ऐसी कंडीशन है ना, कि रो में डेटा है तो उसको कॉलम में बदल दो, और कॉलम में डेटा है तो उसको किसमें बदलना है, रो में बदलना है। तो हम कौन से फॉर्मूले या फंक्शन का यूज करने वाले हैं? देखिए, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। हमारे को बोल रहा है इन्वर्ट। इन्वर्ट मतलब जो आपने सेलेक्ट किया है उसको छोड़ के बाकी सबको सेलेक्ट करना, है ना। क्या है, रेसिप्रोकल, इंडेक्स और ट्रांसपोज। तो हम लोग जिस फार्मूले का यूज करते हैं इस तरह के काम के लिए, हम लोग यूज करते हैं किसका? ट्रांसपोज फंक्शन का। ट्रांसपोज के द्वारा हम लोग जो डेटा हमारा रो में होगा उसको कॉलम में, और जो कॉलम में होगा उसको रो में बदल देते हैं। ठीक। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाला प्रोग्राम कौन सा है? ट्रांसलेटर पूछ रहा है हमसे। हमारे पास 3 तरह के ट्रांसलेटर होते भैया, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है असेंबली भाषा के लिए, तो असेंबली भाषा में जो लिखे गए कोड है उसको मशीनी भाषा में अगर हमको बदलना है, हम लोग यूज करते हैं असेंबलर का। कहा गया असेंबलर, ये असेंबलर। प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अब हमारे पास कंपाइलर है और इंटरप्रेटर है। तो कंपाइलर जो होता है, ये दोनों का प्रयोग हाई लेवल लैंग्वेज के लिए किया जाता है, मिडिल लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज के लिए किया जाता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के हमसे एग्जाम में क्या पूछता है? अंतर पूछता है। तो कंपाइलर में एक बार में पूरा प्रोग्राम ट्रांसलेट हो जाता है, जबकि इंटरप्रेटर में एक बार में केवल एक सेंटेंस या वाक्य, है ना। ये हम लोग यूज नहीं करते हैं कंपेंटर। अगला है डेटाबेस में इंफॉर्मेशन मांगने का रिक्वेस्ट क्या कहलाता है? डेटाबेस में आपको क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके मांगने की जो रिक्वेस्ट होती है उसे क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन मांगने की रिक्वेस्ट को हमको बोल रहा है क्वेरी, क्राइटेरिया, ऑब्जेक्ट और कंडीशन। कंडीशन में तो हम कोई कंडीशन लगा देंगे विशेष प्रकार की, उसके अकॉर्डिंग काम कराएंगे।
ऑब्जेक्ट में तो शेप या आकृति या कोई हमारे पास टेबल, एक पर्टिकुलर को टेबल होगा उसकी बात होगी। क्राइटेरिया में भी हम लोग नियमावली लगा देंगे कि बस इसके अंदर अंदर वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमसे इंफॉर्मेशन मांगना है, सिर्फ जानकारी चाहिए हमको कि हमारे डेटाबेस में कौन कौन सी चीज़ें है या नहीं है उसके बारे में। तो हम यूज़ करने वाले हैं किसका, क्वेरी का। क्वेरी वर्ड आपने सुना होगा, आपने इंक्वायरी सुना होगा। इंक्वायरी का मतलब भी क्या होता है, जानकारी लेना, जानकारी प्राप्त करना, और क्वेरी का अर्थ भी वही होता है, याद रखिएगा। हाँ, एक चीज़ और, जो लोग नए बच्चे हैं यहाँ पे भी देख रहे हैं वीडियो को, वो चैनल को सब्सक्राइब याद से करें और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ये हमारे पास 30 डे क्लासेस होने वाली है और इसमें हम सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। एमसीक्यू फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन हम सारा कवर करा देंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, लैन में जब प्रत्येक कंप्यूटर सीधे हब से जुड़ा हो तो वह कौन सा नेटवर्क कहलाता है। लैन की बात हो रही है और जितने भी कंप्यूटर आपके लगे हैं सीधे किससे जुड़े, हब से। इसको बहुत बार सेंट्रलाइज हब भी बोला जाता है। तो हमारे पास में इस तरीके से क्या होते हैं, नेटवर्क में कंप्यूटर जुड़े होते हैं और इन कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए बीच में क्या लगा देते भैया, एक हब लगा देते हैं और इससे आपस में जोड़ देते हैं। तो ये जो टोपोलॉजी बन के आती है हमारे पास में, ये कहलाती है स्टार टोपोलॉजी। तो एकमात्र यही टोपोलॉजी है जिसमें सेंट्रलाइज हब का यूज किया जाता है, केंद्रीय हब का यूज किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। हमारे पास में बस टोपोलॉजी, इसमें एक बस मतलब लंबी तार होती है, वही से हम क्या लगा देते हैं, उसमें पीसी लगा देते हैं। स्टार टोपोलॉजी ये आपके सामने मैंने बना दी। रिंग टोपोलॉजी में सारा एक रिंग के अंदर कनेक्टेड रहते हैं सारे के सारे कंप्यूटर। तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्या है इसका राइट आंसर, स्टार टोपोलॉजी। टास्क मैनेजर का उद्देश्य क्या है। टास्क मैनेजर जिन लोगों को नहीं पता है उसको बता दे कि नीचे टास्क बार होता है, उस पर राइट क्लिक करेंगे, टास्क मैनेजर हम लोग ओपन कर लेते हैं। टास्क मैनेजर ओपन करके हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। देखिए, पुराने जो कंप्यूटर में था उसमें टास्क मैनेजर अलग तरह से परफॉर्म करता था, अभी अलग तरह से परफॉर्म करता है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें उसमें पहले थी वो भी अभी भी है और कुछ नई चीज़ें जुड़ गई है। टास्क मैनेजर में हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम आपके पास खुले हैं, चल रहे हैं इस समय, कौन से बैक में चल रहे हैं, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, और थोड़ा सा हम वहाँ पर उसको क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को मैनेज भी हम लोग कर पाते हैं। तो इतनी चीज़ें याद रखना। बेसिकली इसके पहले वाले में थोड़े से अलग चीज़ होती थी पर उसकी ज़रूरत हमको नहीं पड़ती है। तो टास्क मैनेजर से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट रनिंग एप्स, प्रोसेस और सिस्टम परफॉर्मेंस को क्या कहें, मैनेज कर सकते हैं। तो ये पहला वाला ऑप्शन सही है। स्क्रीन पर सभी विंडो अरेंज करना, ये अभी हम नहीं कर पाते, पहले पुराने वाले में हम कर पाते थे। प्रोग्राम स्टार्ट करना, इससे नहीं होगा, ए भी तो नहीं होगा। क्या इसका आंसर, इसका आंसर पहले ही वाला होगा, इसको आप याद रखिएगा। जितने भी प्रोग्राम खुले हैं और चल रहे हैं वो सब आप देख सकते हो। जो बैक में चल रहे हैं, सामने आपको नहीं दिख रहे पर पीछे की तरफ चल रहे हैं, वो भी यहाँ से देख कर और आप बंद कर सकते हो उसको। कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में डीएनएस का पूरा नाम क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। और क्या करता है ये, बेसिकली ये जो हमारे पास में डोमेन नेम होते हैं उसको आईपी एड्रेस से बदल के सुरक्षित सेव करके रखता है ना, और यूनिक पहचान देता है उसको। कभी भी दो आईपी एड्रेस या दो डोमेन नेम एक जैसे नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा इसका मुख्य कार्य। और क्या है हमारे पास, डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम सिस्टम, हाँ यहाँ पर इस सर्वर लिखा हुआ, रुकिए, डोमेन नेम सिस्टम, ये क्या है, राइट आंसर हो गया। अच्छा, बहुत बार जब एग्जाम आपको पेपर हार्ड करेगा तब क्या करेगा, यहाँ पे डोमेन नेम की जगह और कुछ रख देगा, डोमेन नेम सर्वर रखेगा वहाँ पे, है ना। तो याद रखना कि डोमेन नेम सिस्टम अगर ऑप्शन में नहीं है और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं दिख रहा है आपको, तब आप डोमेन नेम सर्वर के साथ जा सकते हो। ट्रिकी लॉजिकली यह आंसर भी सही हो जाएगा, है ना, कि बेसिकली वो जो हमारे पास डोमेन नेम सिस्टम होता है वहाँ पे लगा क्या होता है, सर्वर ही लगा होता है, ये भी याद रखना। फिलहाल हमारे प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या है, डोमेन नेम सिस्टम है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक स्टोरेज कैपेसिटी वाला है। सबसे अधिक स्टोरेज कैपेसिटी वाला कौन सा है, हमारे पास हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, ब्लू रे डिस्क है। हम सभी की बात कर लेते हैं। ब्लू रे डिस्क की कैपेसिटी कितनी होती है, इसके सिंगल लेयर में 25 GB और डबल लेयर में 50 GB तक के डाटा आ जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क में कितना होता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क बेसिकली 700 MB तक के रहता है, हालांकि 640 से 700 MB हम लोग उसको रखते हैं। फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी सबसे छोटी वाली जो आती है उसमें 1.44 MB डाटा आता है, इससे बड़ी वाली जो आती है उसमें 1.2 MB डाटा आता है, और उससे जो बड़ी आती है आकार में 8 इंच की, उसमें आता है 80 KB से 242 KB तक के डाटा उसमें आता है।
ठीक है। अब हमारे बचे क्या, हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क की क्या बताऊँ मैं आपको, हार्ड डिस्क हमारे पास में 1 TB भी है, 2 TB भी है, 4 TB भी है, 8 TB भी है, 16 TB भी है। तो इसका आकार इन लोगों से तो कम से कम ज़्यादा ही होता है। तो किसका ज़्यादा होता है, तो हार्ड डिस्क का हमेशा ज़्यादा होगा, याद रखना अगर ऐसा प्रश्न आता है। कंप्यूटर में डेटा किसके रूप में स्टोर होता है, कंप्यूटर में हम डेटा स्टोर करते हैं तो हम डेटा किस में होता है, 0 या 1। कंप्यूटर में डेटा इसी में स्टोर होता है, 0 या 1 में। और ये क्या होती है हमारे पास में, इसको हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, बाइनरी डिजिट। और बेसिकली क्या बोलते हैं हम उसको, बिट बोलते हैं। तो बिट का पूरा नाम क्या होता है, बाइनरी डिजिट होता है, ये भी याद रखेंगे। तो हमारा जो डेटा होता है किस पे सेव होता है, वो बाइनरी में सेव होता है। डेसिमल में नहीं होगा, हेक्साडेसिमल में नहीं होगा और ऑक्टेल में नहीं होगा। यहाँ पे डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टेल ये हमारे लिए है, ये हमारे समझ में आती है, हम इसमें बना सकते हैं कोड, है ना। लेकिन कंप्यूटर जो होगा उसको बाइनरी ही चाहिए, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज यहाँ पे बता दूं, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टेल, इसके हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, है ना। बाइनरी से डेसिमल बदलना है, डेसिमल से बाइनरी बदलना है, या डेसिमल से हेक्साडेसिमल, या डेसिमल से ऑक्टेल नंबर, और इसके विपरीत भी। तो ये हमारे से एग्जाम में पूछता है, तो इसकी प्रैक्टिस आप करिएगा। जो लोगों ने अभी तक के नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आई बटन में हमारे पास प्लेलिस्ट मौजूद है, प्लेलिस्ट में जाकर और आपको न्यूमेरिक जो नंबर सिस्टम वाला वीडियो है वहाँ पे डला हुआ है। हालांकि बीच बीच में हम क्वेश्चन कराते रहेंगे, तो वहाँ पे सारे जितने भी कन्वर्सन है सारे एक साथ दिए हैं, एक साथ ना पढ़ के एक एक पढ़ना और उसकी प्रैक्टिस करते चलना। टेलीफोन नेटवर्क की वायर्स पर डेटा ट्रांसमिशन से इंटरनेट प्रदान करने की टेक्निक कौन सी है। तो टेलीफोन वायर का हम लोग यूज कर रहे हैं टेलीफोन नेटवर्क पर, है ना। वायर के थ्रू हम लोग क्या, डेटा ट्रांसमिशन, मतलब बेसिकली क्या चला रहे हैं, इंटरनेट। तो टेलीफोन लाइन पर हमको इंटरनेट चलाना है, तो वो जो तकनीक हमारे पास में है वो कौन सी है। हमको बोल रहा है ट्रांसमीटर, डायोड, HHL, है ना, HHL है ना, फिर हमारे पास है DSL। तो वो जो तकनीक हमारे पास में है बेसिकली वो ब्रॉडबैंड का यहाँ पर लिखा हुआ है, कौन सा, ये लिखा है DSL। तो DSL जो तकनीक है ये ब्रॉडबैंड की तकनीक है, टेलीफोन लाइन के साथ ही चलती है। तो DSL का फुल फॉर्म भी याद रखना, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। और एक इसका जो अपडेटेड वर्जन आया था वो क्या आया था, ADSL। ये क्या होगा आपका, एडवांस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, DSL। असेंबली लैंग्वेज किस लेवल की लैंग्वेज है। हमारे पास 3 तरह की लैंग्वेज होती है, लो लेवल, मिडिल लेवल और हाई लेवल। आपने असेंबली और मशीनी भाषा के अलावा जितनी भी लैंग्वेजेस के नाम सुने हैं, जितनी भी, वो सारे के सारे हाई लेवल लैंग्वेज है। मिडिल लेवल में हम एक लैंग्वेज रखते हैं, उसका नाम है C। मिडिल लेवल में C हो गई। इसके अलावा C++, साफ इधर जितना भी हम लोग पढ़ते हैं सारा का सारा क्या हो जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगा। चाहे कोबोल हो, पास्कल हो, फोर्ट्रान हो, पाइथन हो, हमारे पास प्रोलॉग हो, लिस्प हो, ये सारी लैंग्वेजेस हमारे पास किसकी है, हाई लेवल लैंग्वेज की होती है। ये आपको याद रखना है। अब बच्ची कौन सी, मशीनी और असेंबली लैंग्वेज। तो मशीनी और असेंबली जो लैंग्वेज होती है ये होती है लो लेवल की लैंग्वेज, है ना। हाई लेवल की नहीं होगी, मिडिल की भी नहीं होगी, लो लेवल की लैंग्वेज कौन सी है, लो लेवल की। तो चाहे मशीनी लैंग्वेज हो या असेंबली, ये दोनों की दोनों किस में आती है, लो लेवल में आती है, याद रखना। रैम के द्वारा कौन सा ऑपरेशन संपन्न होता है। रैम, हमारे कंप्यूटर में रैम लगी होती है। हम कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं, जितना भी काम कंप्यूटर चालू है उससे में हम कर रहे हैं, सारा का सारा काम किस में होता है, रैम में ही होता है। तो रैम में हम डेटा क्या कर पाते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म है। उसमें जो डेटा होता है उसको हम पढ़ सकते हैं, है ना, और क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, मतलब करेक्शन भी कर सकते हैं। तो रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, दोनों ऑपरेशन हम उसमें कर सकते हैं। तो डेटा को रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। इसके अलावा रैम के दूसरे क्वेश्चन याद रखना कि रैम कैसी होती है, वोलेटाइल होती है। इसके अंदर डेटा तब तक ही रहेगा जब तक कि जो लाइट की सप्लाई, बिजली की सप्लाई उसको मिल रही है, सिर्फ तब तक के। लाइट जाने के बाद अपने आप डेटा नष्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए इसके अंदर का जो डेटा होता है उसे कैसे कहते हैं हम, उसे हम कहते हैं अस्थायी डेटा। SMPS का पूरा नाम, SMPS क्या होता है, हमारे पास जो कंप्यूटर होता है उसकी जो पावर सप्लाई होती है, हम बिजली का कनेक्शन लगाते हैं ना कैबिनेट में, तो अंदर एक डिवाइस लगा होता है, वो कौन सा होता है, CPU, जिसमें हम पावर कनेक्ट करते हैं।
और उसका पूरा नाम हमको पता है क्या होता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई उसका फुल फॉर्म में याद रखना क्या करता है ये। तो जो कंप्यूटर को हम लाइन देते हैं बाहर से, वो क्या होती है, एसी लाइन होती है। उस एसी लाइन को किसमें बदलेगा, डीसी लाइन में, डायरेक्ट करंट में, या अल्टरनेट करंट, डायरेक्ट करंट, इसमें बदलता है। और ये डायरेक्ट करंट पे ही हमारा क्या चलता है, कंप्यूटर। और डीसी करंट पे जितने भी डिवाइसेस चलते हैं उन सभी डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहते हैं। और हमारे कंप्यूटर की परिभाषा क्या है कि हमारा कंप्यूटर भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्यों इलेक्ट्रॉनिक बोल रहे हैं, क्योंकि वो डीसी करंट में चलता है, डायरेक्ट करंट पे, है ना, इस वजह से। तो स्विच मोड पावर सप्लाई याद रखना। फोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए कौन सा डिवाइस प्रयोग किया जाता है। टेलीफोन लाइन पे डिजिटल सेवा मतलब वही इंटरनेट आपको चलाना है, तो आप कौन से डिवाइस का यूज़ करेंगे। नेटवर्क के डिवाइस में हम लोग पास अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, चाहे हम बात करें रिपीटर की करें या राउटर की करें, स्विच की, हब की, ब्रिज की, अलग अलग डिवाइसेस हमारे पास में होते हैं। टेलीफोन लाइन पे हम जो कनेक्ट करते हैं वो हमारे पास में होता है क्या, मॉडेम। क्या होगा हमारे पास, मॉडेम होगा। मॉडेम क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलेगा और डिजिटल सिग्नल को वापस किसमें बदलेगा, एनालॉग सिग्नल में बदलता है। एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग सिग्नल, बस यही प्रोसेस उसकी हमेशा चलते रहती है, याद रखना। और टेलीफोन लाइन पे हम कनेक्ट करते हैं, यूएसबी हमको पता ही, यूनिवर्सल सीरियल बस, स्कैनर, प्रिंटर। सामान्य रूप से अनवांटेड जंक मेल को क्या कहा जाता है, जंक मेल। जंक मेल के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं मैं। ऐसे मेल को हम लोग कहते हैं जो आपको जबरदस्ती भेजे गए हो, आपने चाहे नहीं है, मांगे नहीं है। तो आपकी मेल आईडीज पे कहीं पे भी आप लॉगिन करें तो मेल आईडी, तो लगातार वहां से क्या होते हैं, आपको मेल आते रहते हैं जो बल्क में भेजे जाते हैं कंप्यूटराइज तरीके से। तो हमारा जो ईमेल होता है वो उसको पहचान कर और किस में डाल देता है, उसको जंक फाइल मान लेता है वो, और कौन से फोल्डर में डालेगा, उसको डालेगा वो स्पैम। स्पैम जो फोल्डर होता है इसके अंदर उसको डाल देता है। तो हम जीमेल की आईडी आप यूज करते होंगे तो उसमें आपको ऐसा एक फोल्डर मिलेगा, उसमें वही वाले सारे ईमेल्स होते हैं, ठीक। और इनबॉक्स में जो मेल आपको कोई व्यक्ति भेजेगा या प्रॉपर किसी संस्था से आएगा वो रहता है। सेंट मेल में आपने अगर किसी को मेल भेजा होगा तो वो वहां पर जाके स्टोर होता है। फोल्डर आप वहां पर आपके अकॉर्डिंग बना सकते हो। ये बाकी वाले भी सारे क्या है, फोल्डर ही तो है। एमएस एक्सेल में रो और कॉलम के मिलने वाले स्थान को क्या कहा जाता है। ये प्रश्न ऐसा भी आता है कि रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है। इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये कॉलम बनते हैं, इस तरीके से हमारे पास क्या बनेंगे, ये रो बनेंगे। तो जहां पर भी हमारे पास में रो और कॉलम मिलती है, तो यहाँ पर कॉलम हो गए, ये रो हो गए। तो रो और कॉलम जहां मिलते हैं वहां पे किसका निर्माण होता है, वहां पे निर्माण होता है सेल का, ठीक है। और मल्टीपल सेल मिलकर निर्माण करती है वर्कशीट का, और मल्टीपल वर्कशीट मिलकर निर्माण करती है वर्कबुक का, ठीक। बस याद रखिएगा। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सेल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में फार्मूला किस साइन से शुरू होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है और आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेल में जब भी कोई फार्मूला लगाया जाएगा तो किससे लगाएंगे हम लोग, इक्वल लिखेंगे, फिर हम कोई भी उसमें फार्मूला लगाएंगे और सामने कंडीशन दे देंगे, है ना। इसको सम कर लो, है ना। तो जितने भी फार्मूले हम लोग लगाते हैं सबसे पहले क्या लगाना, इक्वल। अगर इक्वल नहीं लगाएंगे तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, कोई भी फार्मूला एग्जीक्यूट नहीं होगा। दो कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन के लिए क्या आवश्यक है। दो कंप्यूटर है, उनके बीच कम्युनिकेशन मतलब संचार स्थापित करना है आपको बातचीत के लिए। तो आपको कौन कौन सी चीजें लगने वाली है। हमारे पास में यहाँ पर बोल रहा है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। क्या आपको कोई कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर लगेगा क्या, तो हाँ भैया, है ना। हमको संवाद करना है तो कोई कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर हमको लगेगा। प्रोटोकॉल्स की जरूरत पड़ेगी क्या, हाँ हमको प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगी। अलग अलग प्रकार के फाइलें सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए हमको प्रोटोकॉल की आवश्यकता पड़ती है। कम्युनिकेशन के लिए हार्डवेयर की आवश्यकता होगी कि हाँ हमको लैन कार्ड ही लगेगा, मैक एड्रेस लगेगा, तो हमको हार्डवेयर की जरूरत होगी, वो भी कम्युनिकेशन वाले। बिना उसके हम लोग फिर ये बाकी चीजें भी नहीं चला पाएंगे। तो इसका जो आंसर आएगा याद रखना क्या आएगा, उपरोक्त सभी। हमको इन सभी की आवश्यकता पड़ने वाली है नेटवर्क को चलाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एल्गोरिथम को सबसे बेहतर रूप में कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। एल्गोरिथम को, एल्गोरिथम आपको बता दूं मैं कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो उसके पहले उस सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम में आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए रहती है, उसको सामान्य कागज पर हम लोग लिखते हैं।
है ना, कि भैया हमको पहले ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर चाहिए। लेकिन याद रखना, हम जब लिखते हैं तो उसको प्रॉपर एक सीक्वेंस में या प्रॉपर स्टेप्स में लिखते हैं। तो सादे पेपर पे आपका प्रोग्राम क्या क्या करना चाहिए, वह जो आपने लिखा हुआ है वो कहलाएगा कि आपका एल्गोरिथम कहलाएगा। उसी एल्गोरिथम को जो आपने लिखा हुआ है सामान्य भाषा में, उसको इस तरीके से कोड के रूप में लिखे, मतलब इस तरीके से उसको हम लिखते हैं कि जरूरत पड़ने पे कभी भी उसको किसमें बदला जा सके, कोडिंग में बदला जा सके। तो एल्गोरिथम को इस तरीके से लिखा जाना कि जब भी जरूरत हो उसको कोडिंग में बदला जा सके, तब वो कहलाते हैं स्यूडो कोड। ठीक है, एल्गोरिथम को इस तरह लिखा गया कि कभी उसको कोड में हम लोग बदल ले तो क्या कहलाएगा, वो स्यूडो कोड कहलाएगा। फिर आता है कि एल्गोरिथम को अगर आपने ग्राफ या सिंबल या आकृति के रूप में दर्शा दिया कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा, तो एल्गोरिथम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट कहलाता है। ये आपको याद रखना है ना। सब में क्या होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप ही होने वाला है। तो एल्गोरिथम में क्या है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज है क्या, भैया नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है क्या, हाँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर वो है। मैथमेटिकल एक ब्रांच है क्या, नहीं। उपरोक्त सभी नहीं होगा। क्या हमारे पास में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप, है ना, जो कंडीशन हम देंगे वो होगी। आईएसपी का पूरा नाम है ना, आईएसपी आपको बता दूं कि आईएसपी हमको इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड कराता है। फुल फॉर्म भी क्या होगा उसका, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही हम लोगों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करते हैं। जैसे अगर आप आइडिया की सिम चला रहे हो या जियो की चला रहे हो या एयरटेल या बीएसएनएल, आप किसी भी कंपनी की सिम चला रहे हो, वही आपका क्या होगा, आईएसपी होगा, क्योंकि वही आपको इंटरनेट चलाने की सुविधा दे रहा है। फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, पहले वाला ऑप्शन सही है। सीपीयू का कंपोनेंट कौन सा है, इसमें सीपीयू के कंपोनेंट कौन से हैं। सीपीयू हमको मालूम है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम लोग बोलते हैं। सीपीयू में कौन कौन सी चीजें होती है, एक वहां पर होता है आपके पास में एएलयू होता है भैया, क्या बोलते हैं इसको, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसके अलावा क्या होता है आपके पास में, वहाँ पे सीयू होता है, सीयू के क्या बोलते हैं हम, कंट्रोल यूनिट। इसके अलावा वहां पर क्या होता है, कैश मेमोरी, कैश मेमोरी होता है। और कैश मेमोरी किससे मिलकर बनी होती है, तो कैश मेमोरी मिलकर बनी होती है किससे, रजिस्टर से। इतनी चीजें होती है कहां पर, हमारे पास सीपीयू में। ठीक, अब प्रश्न देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और माउस, माउस नहीं होता है भैया। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, हाँ ये दोनों होते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इंटीग्रेट सर्किट आईसी नहीं होगी, कंट्रोल यूनिट मॉनिटर भी नहीं होगा। तो हमारे पास में आंसर क्या है इसका, बी दिया हुआ है ना। तो आंसर बी जो है इसका राइट आंसर है, क्या है, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। इसके अलावा जो चीजें होती है वो मैंने यहां पर आपको लिखकर दे दी है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। विंडोज मीडिया प्लेयर का प्रयोग क्यों करते हैं, देखिए हमारे पास जितने भी मल्टीमीडिया चीजें होती है, मल्टीमीडिया इन द मीन्स कि चाहे टेक्स्ट हो, चाहे वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे मूवी हो, उसको चलाने के लिए आपको जिस प्लेयर की आवश्यकता होगी वो सारे के सारे मल्टीमीडिया प्लेयर हमारे पास में होते हैं। यहाँ पर हमसे किसके लिए पूछ रहा है, वो जो विंडोज का मल्टीमीडिया प्लेयर आता है उसकी बात हो रही है, विंडोज मल्टीमीडिया प्लेयर। विंडोज मल्टीमीडिया प्लेयर विंडोज के साथ ही इनबिल्ट रूप से आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास में निम्बच होता है, हमारे पास वीएलसी होता है ना, ये भी हमारे पास मल्टीमीडिया प्लेयर्स होते हैं जिसमें हम इस तरह का काम कर सकते हैं। तो हमारे पास में विंडोज मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, हमको बोला सी प्रोग्राम कंपाइल करने के लिए तो नहीं होगा, ऑडियो वीडियो फाइल चलाने के लिए तो हाँ इसके लिए हो जाएगा, फोल्डर क्रिएट करने के लिए नहीं होगा, डिस्क पार्टीशन करने के लिए भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑडियो वीडियो और अगर टेक्स्ट फाइल भी होगी, इमेज फाइल भी होगी, ये उसको भी चलाते हैं, याद रखना है ना। विंडोज जो मीडिया प्लेयर होते हैं सारी फाइलों को चलाते हैं, टेक्स्ट भी एनिमेशन के रूप में चलता है। ठीक, तो याद रखिएगा ये सारी चीजें चला पाते हैं, इसलिए विंडोज मीडिया प्लेयर। चलिए इसी के साथ हमारे पास में आज ये 3rd नंबर की क्लास हमारी हो चुकी है। नए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये क्लास हम रोज लेने वाले हैं, एग्जाम तक के पूरी 30 क्लास हम लोग कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छी तैयारी करके लेके आएंगे। अभी सॉफ्ट हल्के हल्के क्वेश्चंस के साथ हम चल रहे हैं, धीरे धीरे इसका लेवल हम लोग हार्ड करते चलेंगे और एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न में इसको लेके आ जाएंगे ताकि आपको एग्जाम में तकलीफ ना आए। ठीक है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।